नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। हरियाणा कांग्रेस के भीतर गुटबाजी, आपसी खींचतान और बिना अलकमान की जानकारी के पैरेलल प्रोग्राम वाले नेताओं पर प्रदेश नेतृत्व ने पूरी तरह से नकेल कस दी है। प्रभारी बीके प्रसाद के बाद अब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने भी पत्र जारी कर साफ कर दिया है कि अब पार्टी में किसी भी तरह की मनमर्जी नहीं चलेगी। फिर भी अगर किसी ने किया तो अनुशासन का हंटर चलेगा। इन आदेशों का नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही विरोध कर चुके हैं। जिस अनुशासन को कायम करने की बात पार्टी लीडरशिप की तरफ से की जा रही है, उसी पर पार्टी के भीतर जमकर विरोध हो रहा है। दूसरी बार पत्र जारी होने के भी यही मायने हैं कि कांग्रेस में प्रभारी के पत्र को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ही यह है कि कांग्रेस के भीतर ही कई कांग्रेस हैं। ऐसे में फिर कैसे कायम होगा अनुशासन? दूसरा कारण चौधर का भी है। बड़े नेताओं में चौधर और वर्चस्व की लड़ाई है। ऐसे में परमिशन पॉलिटिक्स पर पार्टी में घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस में कलह और नए फरमान पर आगे करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस में संगठनात्मक अनुशासन और राजनीति स्वतंत्रता को लेकर चल रहा विवाद फिर से सुर्खियों में आ चुका है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी कर प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद के पूर्व के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है। इस नए पत्र के बाद कांग्रेस में लंबे समय से चल रही गुटबाजी और संगठन बनाम जनप्रतिनिधि की खींचतान तेज होने की संभावना बढ़ चुकी है। राव नरेंद्र सिंह ने सोमवार को पत्र जारी कर याद दिलाया कि प्रदेश में किसी भी धरना, प्रदर्शन, रैली, अनशन या अन्य राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन से पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही कार्यक्रमों में लगाए जाने वाले बैनर, पोस्टर और प्रचार सामग्री में नेताओं के चित्र भी संगठनात्मक वरिष्ठता और प्रोटोकॉल के अनुसार ही लगाने होंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले उसकी सूचना जिलाध्यक्षों के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भेजनी होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस निर्देश के बाद कांग्रेस के भीतर लंबे समय से चल रही गुटबाजी और संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर बहस और तेज हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व इसे अनुशासन मजबूत करने की कवायद बता रहा है, लेकिन विपक्ष और पार्टी के भीतर इसके राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जुड़े हैं। बाकी प्रवक्ता जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ा देरी है, लेकिन चर्चा की शुरुआत तब तक हम कर लेते हैं। ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हालांकि मुद्दा कांग्रेस का, शुरुआत हमें वहां से करनी चाहिए, लेकिन कोई तकनीक खामी के चलते अभी वो नहीं जुड़ पाए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन सवाल तो मैं कर ही सकती हूँ आपसे। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, हम सब जानते हैं किस तरीके से पूरा पहले आपने मामला देखा कि बीके हरिप्रसाद की तरफ से पत्र जारी किया गया कि बिना परमिशन के कोई भी पार्टी का नेता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद कार्यक्रम नहीं करेगा। और उसके ऊपर रिएक्शन आता नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। विधायक बिना किसी परमिशन के अपने तरीके से जनता के मुद्दे उठाएंगे, जो वो करना चाहे वो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, वाकई में कांग्रेस के अंदर ही कई कांग्रेस है क्या? और कांग्रेस की जो कलह गाथा हम बार बार उठाते हैं मुद्दा, ये कभी खत्म होगी? विदेशी कांग्रेस के अंदर कई कांग्रेस नहीं है। वास्तविकता यह है कि हरियाणा में है ही कई कांग्रेस, अलग अलग कांग्रेस है, जो कहीं ना कहीं जाके जुड़ने की कोशिश तो करती है सर्वोच्च लेवल पर, लेकिन जुड़ नहीं पाती है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन बिना नियम, कायदे कानून से नहीं चल सकता। अगर कायदे कानून होंगे, सख्ती होगी, तो ही संगठन चलेगा, नहीं तो संगठन बिखर जाता है। हम भुक्तभोगी हैं। 2018 में जिस तरीके से हमारी पार्टी सत्ता में आते आते इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनते बनते रहेगी,
उसका मात्र एक ही कारण था कि हमारे में एक गद्दार आ गया था, जिसने आया सीएम, आया सीएम, आया सीएम के नारे लगा के हमारी पार्टी और हमारे परिवार का बंटाधार कर दिया। और हमारे में तो मात्र एक ही गद्दार था, उसने इतना बड़ा गुट बना दिया था। कांग्रेस में तो आज पता नहीं कितने हैं, 37 विधायक हैं और राज्यसभा के चुनाव में 28 वोट मिली। आपने कहा कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, बिल्कुल मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन सिर्फ आंकड़ों के अनुसार। और लोकतंत्र में राजनीतिक दल की भूमिका जनता में रह के आंकी जाती है। अगर जनता में उनकी कारगुजारी देखी जाए कांग्रेस की, तो ये मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा नहीं रहा। आंकड़ों के हिसाब से मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर हरियाणा में कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो इंडियन नेशनल लोकदल अपने मात्र 2 विधायक होते हुए, हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मात्र 2 विधायक हैं। लेकिन आप भी देख लीजिए 2024 के चुनाव के बाद से या 2019 से 24 तक हमारा मात्र एक विधायक था। वो अकेला विधायक जनता के लिए जिस तरीके से लड़ता था वो आपको भी पता है, हमारे को भी पता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही 2024 का चुनाव एक ध्रुवीकरण का चुनाव हो गया। एक तरफ कांग्रेस होगी, एक तरफ बीजेपी होगी। क्षेत्रीय दल, हमारे जैसे दल को जनता ने अहमियत नहीं दी, जिसका खमियाजा भी आज बीजेपी भुगत रही है, कांग्रेस भुगत रही है। बीजेपी तो सत्ता में आ गई तो कि इन्होंने येन केन प्रकरण अपनी सत्ता बचानी और बचा ली। और दूसरी तरफ कांग्रेस जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक चैनल ये कह रहा था कि प्रचंड बहुमत से सरकार आएगी, वो क्यों नहीं आई? कहां क्यों कांग्रेस 37 सीट पर अटक गई? उसका मात्र एक ही कारण है कि इनमें आपसी गुटबाजी बहुत ज्यादा थी जी, इनका संगठन नहीं था। और तभी परमिशन की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ओंकार जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ अभी जुड़े नहीं है, लेकिन जुड़ेंगे तो सवाल उनसे पूछेंगे। बीजेपी प्रवक्ता वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है वैशाली जी आपका। मुद्दा जो है कांग्रेस का है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी है और हरियाणा जुड़ा हुआ मसला है। अब परमिशन पॉलिटिक्स कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही, लेकिन परमिशन से पहले विवाद है कांग्रेस के भीतर। जैसा मैंने इनेलो के प्रवक्ता से पूछा कि कांग्रेस के अंदर कई कांग्रेस है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि परमिशन पॉलिटिक्स को लेकर जो घमासान दिख रहा है कांग्रेस में, उसको कैसे देखती है भारतीय जनता पार्टी? जी नमस्कार आपको और मेरे साथ जुड़े पैनलिस्ट में साथी प्रवक्ता को भी सादर नमस्कार और हरियाणा की जनता को राम राम। जी बिल्कुल, मैं इनको सुन रही थी अपने साथी प्रवक्ता को और मैं इनकी बहुत सारी बातों से बिल्कुल सहमत थी कि कांग्रेस में जो है आप देख ही रहे हैं कि आप ये देखिए कि अगर सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस में अनुशासन है तो फिर चेतावनी पत्र जारी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और अगर अनुशासन नहीं है, जिस तरह से हुड्डा ग्रुप, शैलजा ग्रुप, जिस तरह से ये अलग अलग गुटों में बटी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि जब ये अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं तो ये किस तरह से सत्ता में आने की बात कर सकते हैं, किस तरह से हरियाणा को जनता के संभालने की बात कर सकते हैं? तो आप खुद ही देखें कि किस तरह से इनकी सत्ता में आने की जो कोशिशें हैं, जो कवायतें हैं, जो भ्रम फैलाने की ये राजनीति करते हैं, जो ये बयानबाजी करते हैं, जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वो आप देखें कि किस तरह से इनका चरित्र, इनकी जो व्यक्तित्व है, वो जब ये खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। जिस तरह से मेरे साथी प्रवक्ता ने भी कहा कि इनके पास 37 विधायक हैं, लेकिन उसके बाद भी राज्यसभा में 28 वोटें पड़ी, तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा की जनता इनको स्वीकार करेगी या ये हरियाणा के मुद्दों को उनकी जनता को उनको स्वीकार करने योग्य, उनकी समस्याओं का निदान करने योग्य इनमें सामर्थ्य है? इनको प्रदेश अध्यक्ष को खुद नेताओं और पदाधिकारियों को पुराने निर्देश याद दिलाने पड़ रहे हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये जो इनका संगठनात्मक है उसकी कमजोरी का प्रमाण है ये, और कंपैरिजन करते हैं ये भाजपा से। इनको ये नहीं पता कि भाजपा जो है वो कितनी संगठित पार्टी है, कार्यकर्ता उसमें किस तरह से अनुशासित तरीके से काम करते हैं। आपने देखा, मैं आपको बताना चाहूंगी और आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता को भी ये बताना चाहूंगी कि 2024 के जब विधानसभा के चुनाव थे उसमें लगभग 1 वर्ष तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई। आप अभी तक देखें कि इनका पूरा टीम नहीं बन पाया होगा। जिस तरह से जिला अध्यक्ष, जिस तरह से जो किसान मोर्चे के और जिस तरह से प्रकोष्ठ होते हैं और बहुत सारे
एक तरह से मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारी, जिस तरह से मेन बॉडी होती है वो पेड़ की तरह होती है, और अन्य जो कार्यकर्ता होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं, जो भी आगे जो कार्रवाई होती है वो इस तरह से उनके शाखाओं की तरह से होती है। लेकिन अगर देखें तो पूरा मैं अब तक ये कह सकती हूँ पूर्ण विश्वास के साथ कि जिस तरह से 2024 के चुनाव भी आ गए, उसमें समय भी थोड़ा ही बचा हुआ था और ये नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पाए थे, तय भी नहीं कर पाए थे, आंतरिक खींचतान सबसे बड़ा इनका उदाहरण था। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक ये अपनी पूरी टीम भी बना पाए होंगे। प्रवक्ता वैशाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुलशाद अली चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। थोड़ा लेट आए, मुद्दा आपकी पार्टी जुड़ा होता, आपको थोड़ा पहले जुड़ना चाहिए था, लेकिन चलिए अब तीर छोड़े जा चुके हैं, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना है, लेकिन मैं सवाल आपसे पूछ लेती हूं। ये परमिशन पॉलिटिक्स जो चल रही है आपकी पार्टी के भीतर, ये गुटबाजी बढ़ाने वाली है कि गुटबाजी खत्म करने वाली है? लिविंग इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। आज का जो आपका बहस का मुद्दा है, हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो आप लोग गुटबाजी जो चीजें आप लोग बता रहे हैं, और मेरी साथी प्रवक्ता भी जो बता रही थी भाजपा की, तो थोड़ा सा इनको संभल कर बोलना चाहिए, चरित्र के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ये जो एक तरीका है, एक संगठन के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से काम होते हैं और डायरेक्शन भी दी जाती है और उसमें समय समय पर समीक्षाएं भी होती हैं। तो ये लोकतांत्रिक तरीका होता है पार्टी के अंदर, और पार्टी हमेशा, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, भाजपा के अंदर वो डेमोक्रेसी की चीजें नहीं है, तो ये थोड़ा सा संभल कर बोलना चाहिए। वैशाली जी भी बता रही थी कि भाई के नाम चरित्र नहीं बताना चाहिए। चरित्र अगर तय करना है तो आप लोग अपना चरित्र देखिए, आपकी पार्टी में चरित्र के बारे में आप अपने अंदर झांकिए। और रही बात हमारे संगठन की, तो ठीक है, हमारे जो राव नरेंद्र सिंह जो हमारे एक तरह से प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो समय समय पर जो भी चीजें उनको अगर ऐसी लगती हैं कि भाई पार्टी में अगर कोई चीज गलत हो रही है या कुछ उसमें कोई हमें इंटरफेयर करना है, तो वो उसमें डायरेक्शन दी जाएगी। ओंकार जी को आवाज नहीं जा रही, एक बार टीम देख ले। हाँ जी जी आप बोलते रहिए गुलशाद जी, बोलिए। तो उसमें जो भी सिलसिलेवार जो हमारे संगठन के अंदर जो भी खामियां हैं या फिर जो भी हमें नए उसमें वो करने हैं या फिर डायरेक्शन देनी है, अगर कोई पार्टी फोरम से अलग कोई चलता है, कोई बात करता है, तो पार्टी उस पर लगातार उस पर एक तरह से वो करेगी एक तरह से। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि गुलशाद जी बात इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्ष की पार्टी है और विपक्ष के नाते उन्हें जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। पहले प्रभारी पत्र जारी करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद फिर से पत्र जारी होता है पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, और उससे पहले इन बिटवीन क्या हो गया है कि नेता प्रतिपक्ष साफ कह चुके कि भाई विधायक अपने तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, अपनी बात रखेंगे, ये किसी की परमिशन नहीं लेंगे। तो क्या सब कुछ ठीक है? बात तो तभी इस कार्यक्रम का नाम भी हमने रखा कि चौधर का रोड़ा है, ये समझ रहे हो, सारी बात चौधर पर आकर टिक गई है। देखिए सुदेश जी, चौधर का रोड़ा तो होता है, देखो कोई भी आदमी चौधर तो चाहता है, और उसमें पार्टी के अंदर कोई भी आदमी चाहता है कि भाई आपका उसमें सबसे ज्यादा सम्मान हो और उसमें रिप्रेजेंटेशन और आपको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हर आदमी के अंदर होता है। और ये चीजें भाजपा में भी हैं। आप लोग देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी और अनिल विज के साथ में क्या झगड़ा रहा, उसके बाद देवेंद्र बबली और आप देखते हैं सुभाष बराला जी अध्यक्ष थे, उनके बीच में क्या रहा। दूसरा राव इंद्रजीत, और आप लोगों ने देखा है ना राव नरबीर सिंह ने भी क्या बोला है। लेकिन क्या है, आप लोगों को और जो भाजपा वालों को, अच्छी बात है हमारे बारे में आप लोग इतने गंभीर हैं, हमारी पार्टी के बारे में इतना अच्छा विचार आप लोगों का, तो हम समय समय पर उस पर करते रहते हैं। और दूसरी बात आप देखिए, विपुल गोयल वर्सेज आप लोग देखिए कृष्ण पाल गुर्जर, और गौरव गौतम वर्सेज एक तरह से क्या है वो कृष्ण पाल गुर्जर, तो इनके अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी बात, ये अभी जो है ना केंद्र में सत्ता में है अभी जो भाजपा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इनके अंदर कमांड थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि इनके पास क्या है, आज के टाइम नेताओं को भी एक तरह से डरा कर धमका कर ये राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, और हमारे यहाँ एक तो लोकतांत्रिक संगठन के हिसाब से पार्टी में जो भी, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, आप हमारे केंद्रीय हाईकमान है जो हमारे खड़गे जी हैं, उनसे रिलेटेड हमारा कोई बात है तो वहां से हमें जो भी ऑर्डर आता है। आप लोग पीछे ये कह रहे थे कि भाई हुड्डा साहब उसमें गए हैं, तेजिंदर सिंह की उसमें, तो ये क्या है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो भी ऑर्डर करेगा, तो हुड्डा साहब हो चाहे कोई भी हमारी पार्टी के कितने भी बड़े लीडर हो, तो हमारे हाईकमान को लिए अकाउंटेबल है, जवाबदेही है, अच्छी बात है, बहुत मजबूरी हो जाती है प्रवक्ताओं की, मैं समझती हूँ। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आपने जिक्र कर दिया, सद्भाव यात्रा का जिक्र कर ही दिया है आपने, तो हमने ये भी तो सुना बाद में उनके मुंह से कि वो तो गए नहीं सद्भाव यात्रा में, वो तो राहुल गांधी के कार्यक्रम में गए थे।
कभी वो कहते निजी यात्रा, कभी कहते वो सार्वजनिक का कार्यक्रम है, पार्टी का जाएंगे, पार्टी का प्रोग्राम है, फिर कहते नहीं मैं तो गया नहीं था सद्भाव यात्रा में। तभी तो हम कह रहे हैं ना कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक तो नहीं है। सुदेश जी, आप लोगों ने शायद भूपेंद्र हुड्डा जी का बयान भी नहीं सुना कि जो विजेंद्र सिंह जी हैं वो मेरे अजीज हैं, ये भी बोला था उन्होंने। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने बोला नहीं था। तो रही बात उसकी, जब कोई भी अगर पार्टी विपक्ष का एलओपी है तो वो उसके लिए ब्रिजेंद्र सिंह के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, वो हाईकमान के लिए अकाउंटेबल है। हाईकमान ने आदेश किया कि भाई आप लोग यहाँ आना, और उस टाइम पे निकाय चुनाव चल रहे थे, सारी पार्टी व्यस्त थी उसमें, लेकिन उस व्यस्त कार्यक्रम में से भी अगर समय निकाला है तो जाहिर सी बात है उनकी। चलिए ठीक है, आपने जो आरोप लगाए बीजेपी पे, वैशाली जी से उन पर जवाब देंगे। वैशाली जी कह रहे कि हमारी चर्चाएं होती हैं कांग्रेस की, लेकिन गुटबाजी तो बीजेपी में भी है। कई उदाहरण गिनवा दिए हैं गुलशाल जी ने। देखिए, बीजेपी से तुलना ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इनको याद रखना चाहिए, शहजाद जी को याद रखना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि अपनी पार्टी, देखिए सुनिए, पहले तो आप चुप होके सुने। मैंने जितनी बातें आपने कही मैंने चुप होके सुनी है, शांति से सुनी है। तो थोड़ा धैर्य पूर्वक भी रखें, बोलने के लिए नहीं आते, सुनने के लिए भी थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए। शहजाद जी, आपने इतनी सारी चीजें बोली, मैंने चुपचाप सुनी है। अब मेरे विषय में आप बाद में बताइएगा, आपका समय आएगा जब, ठीक है? तो आप शांति से बैठे थोड़ा देर। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब राव नरेंद्र जी की नियुक्ति के अगले ही दिन, आपको याद होगा, मुझे तो याद है, अब मुझे नहीं पता शहजाद जी को कितना याद है या नहीं है, कि अगले ही दिन इनके नेता हैं, वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव जी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से फैसले पर सवाल उठाए थे। तो इस तरह से हमारे यहां नहीं होता है। इस तरह से भाजपा की नीतियों पर, भाजपा के अनुशासन पर, भाजपा की कार्यशैली पर आप इस तरह से नहीं उठा सकते उंगली, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता कितना ज्यादा अनुशासित होता है, कितना ज्यादा समर्पित होता है अपने संगठन के प्रति। क्योंकि भाजपा में, संगठन में यही सिखाया जाता है कि संगठन सर्वोपरि है, पद सर्वोपरि नहीं है। लेकिन आपके यहां देखें किस तरह से जब इनके नरेंद्र सिंह जी की नियुक्ति हुई थी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय जी, जो अजय कैप्टन यादव जी हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए थे, फैसले पर आपत्ति भी जताई थी। और इनका हमेशा आपको देखने को मिला होगा किस तरह से शैलजा गुट, किस तरह से जब चुनाव का समय था तो एक दूसरे के चुनाव में रैलियों तक में भी नहीं गए थे। अब देखिए, मैं मान सकती हूं कि 3 बार जो है 2014, 2019 और अभी 24 में सरकार हारी है कांग्रेस की, तो एक गुट रखना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है और गंभीर चुनौती है। और इस पर इस तरह के पत्र जारी करना, इस तरह से चिंता जाहिर करना, ये सर बिल्कुल एक सामान्य सी बात है। होना भी चाहिए, अपने संगठन के प्रति जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। जो शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस के तो प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है तभी ऐसी बातें हम उठा पाते हैं, आपके यहाँ तो लोकतंत्र ही नहीं है। वो सीधा आरोप लगा रहे कि लोकतंत्र कहाँ है बीजेपी में। तो ये लोकतंत्र में आता है, ये लोकतंत्र में आता है कि अगर चुनाव का समय है, चाहे पार्टी हार जाए, चाहे वो जितने कार्यकर्ताओं ने वोट दी है उनकी वोट खराब चली जाए, लेकिन एक दूसरे की रैलियों में नहीं जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, तो ये क्या लोकतंत्र में आता है? ये लोकतंत्र में आता है कि एक दूसरे की रैलियों में भी नहीं उपस्थित होंगे, एक दूसरे के लिए प्रचार प्रसार भी नहीं करेंगे। अगर अपने अपने कैंडिडेट्स को टिकट देंगे, दूसरे कैंडिडेट्स को टिकट नहीं देंगे, संगठन की सर्वोपरि जो शीर्ष नेतृत्व होता है उनकी बात नहीं मानेंगे, तो क्या लोकतंत्र में आता है? भाई ऐसा लोकतंत्र यही मान सकते हैं। और तभी 3 बार हार भी हो गई है और आप जगह जगह देख रहे हैं कि किस तरह से जो है कांग्रेस बाहर हो रही है, लेकिन उसके बाद भी ना ही अपनी गलती मानने को तैयार होते हैं और ना ही सुधार करने की गुंजाइश रखते हैं। कम से कम अगर हमसे कोई गलती होती है या अन्य पार्टियों से कोई गलती होती है, आप दूसरे प्रवक्ताओं को भी सुनते हैं, तो वो अपने अंदर कुछ ना कुछ कमी पेशी जो होती है उसको स्वीकार करते हैं मंच से। हम तो करते हैं, हम कहते हैं गलती रही है, आगे और कार्रवाई की जाएगी, और अच्छे से काम किया जाएगा, और अच्छे से जनता की बातें सुनी जाएंगी, और अच्छे से जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, और डेली अपने आप को सुधारने की और अपने संगठन को सुधारने की सुझाव के माध्यम से। आप देखें, अभी हम मुख्यमंत्री जी ने बजट तक पेश किया तो उस पर भी पूरे प्रदेश से सुझाव लिए। कोई भी किसी भी तरह का अगर कोई फैसले लिए जाते हैं तो जनता को सर्वोपरि मान के, जनता को ईश्वर रूपी मान के उनसे सुझाव लिए जाते हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जनता के बेहतरी के लिए होने चाहिए। तो हम तो रोज अपने, जिस तरह से हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें गढ़ता है, जिस तरह से हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें रचता है, हम रोज अपने आप में कुछ कमियों को दूर करके नई चीज सीखते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम पूर्ण है और सर्वोपरि है, लेकिन अगर कांग्रेस को ये लगता है कि ये सही है तो बहुत अच्छी बात है, हमें इनसे क्या मतलब है, अच्छी बात है, आपस में लड़े आपस। ओंकार जी, इस तरीके से अगर कांग्रेस के लोग मान ही नहीं रहे कि कुछ गलत है ही नहीं इसमें, तो फिर ठीक है, बीजेपी का, सत्ताधारी पार्टी का भी काम आसान कर रहेंगे। बिखरे रहेंगे तो मजबूत नहीं होगी पार्टी, मजबूत नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, तो फिर बीजेपी का काम भी आसान होगा। विदेशी देखिए,
ये तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि किसी भी संगठन के लिए सख्ती बहुत जरूरी है। अगर नियम कायदे कानून नहीं होंगे तो संगठन में प्रत्येक व्यक्ति अपनी मर्जी से काम करेगा, जो संगठन को बिखराव की तरफ ले जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण अगर हम फुटबॉल मैच का लें, तो जिस व्यक्ति को जो जिम्मेवारी सौंपी जाती है, अगर वो जिम्मेवारी ना सौंपे तो जो फुटबॉल है वो गोल तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए संगठन में सख्ती बहुत जरूरी है। हाँ, अगर कांग्रेस इस पर अमल नहीं करती है तो कांग्रेस की मर्जी है, नुकसान तो कांग्रेस को ही होगा, हमारे को होने वाला नहीं है। एक बात और कहना नहीं, चाहूंगा, आप लोग क्योंकि कांग्रेस को बी टीम बताते हो बीजेपी की, इसी संदर्भ में मैंने आपसे सवाल पूछा था। आप लोग आरोप लगाते कुछ धड़ेबंदी ऐसी है कांग्रेस में, कुछ चेहरे ऐसे, नेता ऐसे जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस आगे बढ़े, सत्ता में आए, वो तो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से आरोप लगाया जाता है। ये तो आपने राज्यसभा के चुनाव में देख लिया कि बी टीम के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कैसे काम कर रहे हैं। बी टीम का हाँ या ना ये जनता ने तय करना है, और जनता ने तय राज्यसभा के चुनाव में कर लिया कि जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो वहां पे एजेंट भी थे, पोलिंग एजेंट भी थे राज्यसभा के चुनाव में, और उन्होंने शैली चौधरी का वोट खुद देखा और उसके बाद उनके ऊपर आरोप भी लगा दिया। अगर उन्होंने खुद देख लिया था वोट को और बीजेपी उसको वोट को चैलेंज कर रही थी, तो ये तो हुड्डा साहब के लिए बढ़िया काम था। उसको चैलेंज कर लेने देते, वोट कैंसिल करा देते। उसकी वोट को क्रॉस क्यों होने दिया हुड्डा जी ने? ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उत्पन्न करता है। कांग्रेस में बहुत सारे अपने आप में सवाल हैं। ओंकार जी, कल की स्टेटमेंट आपने शायद नहीं सुनी करमवीर बौद्ध जी की, वो कह रहे क्रॉस वोटिंग तो हुई नहीं, जो वैध थे वोट उनको अवैध कर दिया। बताइए, सस्पेंड भी कर दिया 5 विधायकों को, फिर कहते क्रॉस वोटिंग हुई नहीं। वो एक लंबी राम गाथा है। वैशाली जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आते हैं गुलशाद जी, मैं आपके पास। जी, बस मैं अपना आखिरी आंसर मैं ऐड और कर दूं, क्योंकि शहजाद जी ने जब अपनी बात शुरू की, सॉरी जो भी हैं, उन्होंने अपनी बात शुरू की तो उन्होंने एक कैरेक्टर को लेके, चरित्र को लेके एक बहुत ही ज्यादा जो है उन्होंने एग्रेशन दिखाया, रोष दिखाया। मैं उनको बताना चाहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि जो कैरेक्टर में चीजें शामिल होती हैं वो होती है ऑनेस्टी, मोरालिटी, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी और हार्ड वर्क। तो इनको ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति के विचार, व्यवहार, आदतें, नैतिक मूल्य और दूसरों के प्रति उसका आचरण मिलाकर ही चरित्र बनता है। चरित्र ऐसे नहीं कि जिस तरह से आपने अपनी मानसिकता के अनुसार चरित्र की व्याख्या की होगी वो चरित्र होता है। चरित्र में विचार होते हैं, व्यवहार होता है, आदतें होती हैं, नैतिकता होती है, मूल्य होते हैं और अपने बड़ों के प्रति आदर होता है, दूसरों के प्रति अच्छा। इस पर एक आखिरी टेक ले, वो मसला ही नहीं हमारा, ठीक है, आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक बात है। गुलशाद जी अब बताइए कि क्या होगा कांग्रेस का? ये परमिशन पॉलिटिक्स चलती रहेगी या घमासान जो छिड़ा हुआ पहले से वो और ज्यादा बढ़ जाएगा? कुछ होगा? अनुशासन का जो हंटर चलेगा, आपको लगता है सुधार होगा? कोई मानेगा भी क्या इन नियमों को, कानूनों को? सबसे पहले तो सवाल यही सबसे बड़ा। तो देखिए हमारी पार्टी में लगातार सुधार कार्यक्रम जारी है और हमारे राव रणेंद्र सिंह अगर कोई बात ऐसी आती है तो उसमें लगातार उसमें नोटिस करते हैं। और रही बात मेरी साथी प्रवक्ता की बता रही थी कि भाई ये चरित्र के बारे में, अभी इनके यहाँ की महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया, इसने कहा कि भाई किसी भी लड़की को 15 मिनट के लिए, छोड़िए नहीं बात तो कांग्रेस की चल रही है, फिर किसी और दिन बोलिएगा इन सब बातों पे, फिर वो मजा नहीं आता, बात नहीं बनती आप इस तरीके से। इस्तीफा देकर कश्मीर में घूम रही है, ये इन लोगों की जिम्मेदारी है। अरे सर, मैंने आपसे पूछा कि कुछ होगा कांग्रेस का, कोई मानेगा इन नियम कानूनों को? क्योंकि अगर कांग्रेस में क्या किया, उसका चेहरा बदल करके क्या लिया है, प्रियदर्शनी सिंह को लिया है, तो इन लोगों का क्या है, ये लोग क्या गैर जिम्मेदार हैं और ये असंवेदनशील है। ये एक तरह समाज के प्रति और महिलाओं के प्रति कितने गंभीर हैं। रेणु भाटिया जी से पूछिए आप, कश्मीर में घूम रही है। अरे सर कहाँ लेके चलिए, मेरे पास वक्त कम, ये मुद्दा था ही नहीं हमारा। सवाल फिर से वही है, जवाब तो मिला नहीं कि कांग्रेस के अंदर जो नए नियम है, फरमान है, उसका कुछ असर दिखेगा नेताओं पर। फिर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे इस पर। इनको हमेशा, वैशाली जी माफ कीजिए, वक्त नहीं मेरे पास, लेकिन गुलशाद जी मसला ये नहीं था, मुद्दा आज का ये नहीं था हमारा चर्चा का। मुद्दा कांग्रेस था, कांग्रेस की गुटबाजी थी, फरमान पर फरमान जारी हो रहे लेकिन नेता बाज नहीं आ रहे, अनुशासन नामी कोई चीज दिख नहीं रही है और लंबी चल जाएगी चर्चा। वक्त मेरे पास है नहीं। किस तरीके से आपके नेता सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को निशाना साधते हैं, लेकिन संभालिए, आपके घर का मसला है लेकिन इसका असर प्रदेश पर भी दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त नहीं मेरे पास, माफ कीजिएगा। और फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।